नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी खबर पूछता है इंडिया में वक्त। आज बड़ी खबर जान लीजिए। भारत में बहुत बड़ी सियासी हलचल है। आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत देखने को मिली, बड़ी भगदड़। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। और समझिए सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, उनके साथ में कई और बागी भी अब आप का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ में संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे और उनकी तरफ से बाकायदा ये घोषणा की गई कि वो अब आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक मित्तल के घर पर दरअसल हाल ही में अभी ईडी की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ में हैं। दोनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और इतना ही नहीं, अब दावा यह किया जा रहा है कि एक बड़ा धड़ा आम आदमी पार्टी का सांसदों का अब वो पार्टी का साथ छोड़ रहा है। इस बीच कई बड़े आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि पार्टी अपने लक्ष्य से भटक चुकी है। ये उसी समय की तस्वीरें, जैसे ही राघव चड्ढा ने ऐलान किया उसके बाद में भगदड़ मच गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये जो कुछ नाम उनकी तरफ से बताए गए हैं, ये नाम जनता को याद रखने चाहिए। राघव को पार्टी ने क्या क्या कुछ नहीं दिया, ये बात संजय सिंह की तरफ से कही गई है। लगातार अब ये कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। आइए आपको बताते हैं, दरअसल जिस तरह से राघव चड्ढा के लिए कहा जा रहा है, राघव चड्ढा जिस तरह से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद से जो बेबाकी के साथ में अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर अगर देखा जाए तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन जब शुरू हुआ था 2012 और 13 के दरमियान, तभी वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने और तब से निरंतर वो आम आदमी पार्टी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। जब जैसे ही आम आदमी पार्टी, ये कहा जाए कि उस आंदोलन से एक पार्टी के रूप में स्थापित हो रही थी, तो संस्थापकों में से एक तरह से रहे थे। दिल्ली सरकार में एक बड़ी भूमिका भी उनकी नजर आई। लेकिन इस बीच हैपनिंग भी जानते रहिए। अब फिलहाल बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं यहां पर पार्टी दफ्तर। माना जा रहा है कि यहां पर भी अब मुलाकात होगी उन तमाम बागी सांसदों की जो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी का हाथ पकड़ते हुए बीजेपी का साथ पाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये बहुत बड़ा मूव है एक तरह से, क्योंकि चाहे बात राघव चड्ढा की हो या फिर स्वाति मालीवाल की हो या फिर तमाम बड़े नेताओं की जो सांसद भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते रहे। एक बार फिर से राघव चड्ढा के बारे में जरा समझिए। दरअसल राघव चड्ढा जैसे ही एक्टिव मोड पे आए, दिल्ली सरकार ने 2015 में उन्हें वित्त मंत्रालय के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी। वित्त मंत्री के सलाहकार नियुक्त एक तरह से उन्हें किया गया था। वहीं 2016 में 27 साल की उम्र में ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और वो जिस बेबाकी के साथ में, जिस ये कहा जाए शालीनता के साथ में अपनी बात रखते हैं, यही उनकी एक तरह से यूएसपी बनी। अब दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से 2020 में जब चुनाव हुए थे तो वो इस सीट से चुनाव लड़े। ना सिर्फ लड़े बल्कि उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है खासतौर से राजधानी दिल्ली में। वहीं उसके बाद में जब 2022 में पंजाब में चुनाव होने थे तो पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी सक्रियता से भूमिका निभाई सह प्रभारी के तौर पर। और यही वजह है कि वहां पर जो तमाम रणनीतियां अपनाई गई उसमें एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली। और यही वजह है कि उस जीत का श्रेय भी कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को भी दिया गया और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद के तौर पर उनको मनोनीत किया गया, उन्हें चुना गया। 2026 में लेकिन कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। 2022 से लेकर 2026 के बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब राघव चड्ढा नाराज भी हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ने के संकेत भी दिए, अपनी नाराजगी भी जताई। लेकिन हुआ कि अब से कुछ महीनों पहले, अप्रैल में ही, कुछ दिनों पहले अप्रैल में ही उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उप नेता के पद से हटा दिया गया। अभी हाल ही में जिस तरह से ये पूरा बजट सत्र चल रहा था, इसी दौरान ये पूरी कवायद देखने को मिली थी। अब जिस रूप में 2012 से शुरू हुआ सफर 2026 तक चला
और इन अलग अलग सालों में कई बड़ी जिम्मेदारियां राघव चड्ढा को दी गई। राघव चड्ढा जो पार्टी के प्रोमिनेंट फेसेस में से, प्रोमिनेंट नेताओं में से एक माने जाते रहे, जिनके ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन जिस रूप में अब यहां पर ये बागी हुए हैं, जिस रूप में उनकी नाराजगी नजर आई है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का दौर है। पिछले कुछ वक्त से, चाहे बात पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए खासतौर से दिल्ली में, वहां पर हार का सामना पार्टी को करना पड़ा और इस दौरान भी पार्टी में बहुत हलचल नजर आई थी और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत अलग अलग तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो पूरा अभी पॉलिटिकल कियोस्क है, जानकारी लगातार अलग अलग सामने आ रही है, चर्चा भी करेंगे और तमाम संभावनाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, बीजेपी से अरविंद सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद हुलियालकर भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मृगेंद्र चौधरी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की तरफ आगे बढ़ूं, लेकिन तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाती चलूं और ये भी बता दूं कि लगातार अब जिस तरह से हलचल अभी तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नजर आ रही थी, उसी तरह की बड़ी हलचल नजर आ रही है अब बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि यहां पर नितिन नवीन भी अब पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि तमाम वो बड़े नेता जो बागी होकर आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ शामिल हो रहे हैं, वो सभी अब नितिन नवीन से भी मुलाकात करने वाले हैं। मैं इस चर्चा में सबसे पहले तो प्रतिक्रिया राम गुप्ता जी आप ही से लेना चाह रही हूँ। आखिर ये क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या रणनीतियां तैयार की जा रही थी, क्या से क्या हो गया है ये? नैना जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, जो देश विदेश में लाखों करोड़ दर्शक इस समय आपके इस डिबेट पैनल को देख रहे हैं, डिस्कशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। देखिए, अभी मैं आप ही के चैनल पे आशीष जी से डिस्कस कर रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये धर्म युद्ध एक लड़ा गया था द्वापर युग में, जो कौरवों और पांडवों के बीच में। तो कौरव जो थे वो संख्या बल में बहुत ज्यादा थे और पांडव थे वो बेचारे 5 थे। लेकिन अंत में जीत होती है पांडवों की। तो राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के पांडव कौन हैं अभी फिलहाल? आपको कौन पांडव नजर आते हैं? क्योंकि वो पांडव जो बड़ी जो सेना थी वो धीरे धीरे तो गायब होती नजर आ गई ना। नहीं। पांडव जो थे, जो पांडव हैं, वो जो अभी आम आदमी पार्टी में जन्म से लेकर के अब तक जुड़े रहते हुए, निडर रहते हुए, न उन्हें जेल जाने का खौफ, न उन्हें लाठी डंडे खाने का खौफ, न उन्हें भारतीय जनता पार्टी जैसी कौरव पार्टी, राक्षसी पार्टी का रत्ती भर उन्हें खौफ नहीं है। वही लोग आम आदमी पार्टी में आज जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी ने जिस दिन पार्टी का शिलान्यास किया था, पार्टी बनी थी 26 नवंबर 2012 को, उस दिन आम आदमी पार्टी में कोई शीर्ष नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। सारे के सारे जो है रोड पे चलने वाले, गली मोहल्ले में रहने वाले एक आम नागरिकों को जोड़ करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को पिछले 10-12 सालों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी बनाया। हमें गर्व है। मैं कहता हूं, लेकिन राम गुप्ता जी, ये सारी बातें अभी फिलहाल बेईमानी नजर आ रही है ना, ये सारी बातें फिलहाल बेईमानी नजर आ रही हैं। अरविंद सिंह जी, बड़ी साजिश का आरोप लगाया है फिलहाल, जिस तरह से चाहे बात संजय सिंह की बात हो या फिर पंजाब के सीएम की तरफ से बात हो, राम गुप्ता जी भी लगातार कहते रहे हैं कि ये तो बीजेपी की कथनी करनी है हमेशा से। नहीं, ठीक बात है। आप अपनी पार्टी संभाल ना पाइए तो दूसरे पर आप दोष दीजिए। देखिए, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, और उसके बाद उससे जुड़े कुछ लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाया। लेकिन जिस दिन पार्टी बनी उसी दिन से केजरीवाल का इरादा था उस पर कब्जा करना और उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह से चलाना। तो ये कोई नई घटना नहीं हो रही है। जितने भी वरिष्ठ लोग जुड़े थे, चाहे शांति भूषण हो या प्रशांत भूषण हो या एडमिरल रामदास, जिनको पार्टी का इंटरनल एडिट करने के लिए रखा गया था, या कुमार विश्वास हो या साजिया इल्मी हो, एक एक करके सबने छोड़ा है
कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का साथ देगा वो वहां रहेगा, जो नहीं देगा उसके लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। पार्टी नहीं चल पा रही है। लेकिन अरविंद जी, बड़े आरोप तो ये भी लगा दिए ना संजय जी ने भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार कि भाई ये तो ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर बेसिकली ये सारी कवायद की गई है। देखिए, ईडी का डर दिखाकर और सीबीआई का डर दिखाकर कहना बहुत आसान है। ईडी का डर दिखाकर संजय सिंह को कोई क्यों नहीं तोड़ ले रहा है? ईडी का डर दिखाकर बाकी किसी को क्यों नहीं कोई तोड़ ले रहा है? जिनको वहां नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, गलत बात है। कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाए हैं भ्रष्टाचार में। लेकिन अरविंद जी, जहां अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पर दाल में काला नजर आता है, आप पूरी की पूरी दाल को ही बदल कर रख देते हैं, लेकिन अब यही तो बड़े आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्या वजह एक तरह से रही है। मैं मृगेंद्र जी का जल्दी से रुख करना चाह रही हूँ। मृगेंद्र जी, अलग अलग पक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आखिर क्या एक महत्वपूर्ण तस्वीर अब बदलती नजर आती है राज्यसभा के तौर पर भी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने पार्टी को छोड़ा गया है या उनको निकाल दिया गया है। इवन जो इनके एक तरह से हम कहें कि मूवमेंट के जो फादर थे अन्ना हजारे, उन्होंने भी इनका साथ देने से जो है मना कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पार्टी में प्रॉब्लम है, तभी इतने सारे लोग जो है खिलाफ हो गए। जो मेन जो उस समय इसको खड़ा करने वाले लोग थे वो ही छोड़ के चले गए, या जिनका आशीर्वाद था वो ही पीछे हट गए। तो कहीं दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिकली इमेच्योर पर्सनैलिटी है। उनको जो सत्ता मिली है वो एकदम से मिल गई है। 2012 में जो हुआ है उस समय एक जन आंदोलन चला था अन्ना हजारे जी के कॉल पर कि बदलाव आएगा। लोगों ने एक सोच रखी कि भाई नई पार्टी बनेगी या नई मूवमेंट आ रही है तो हमें कुछ नया जो है देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो अपॉर्चुनिस्टिक मूवमेंट देखी और इसको लपक लिया। लेकिन मृगेंद्र जी, आज तो मुझे आपकी भी भाषा ऐसा लग रहा है कि आज आप भी शायद हो सकता है बीजेपी की तरफ से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अच्छा, आपकी बात पे यहाँ पर राम गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, फिर मैं शिवेन जी का भी रुख करूँ। नैना जी, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि इनकी जो वॉशिंग मशीन है वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं इन्हें याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अपना ताप दिखा रहे थे और बगल में उनके एक महाभ्रष्टाचारी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप स्वयं उसी मंच पर लगा रहे थे और कह रहे थे कि जो अगले 24 से 48 घंटे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इनके जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि चक्की पीसिंग और पता चलता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनको जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी। ये तो इनका कुकर्म है। आप मुझे बताइए, इनके पास जो है एक असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री जिनके मतलब जब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे वो कांग्रेस में थे, उस समय तक यही भारतीय जनता पार्टी और यही जो है जो मौजूदा गृह मंत्री है अमित शाह जी, पर्ची ले लेकर के 6 महीने तक पर्ची ले लेकर के घूम रहे थे कि ये फलाना भ्रष्टाचार किया, ये ठिकादार भ्रष्टाचार किया, ये चिट फंड घोटाले में इनका नाम है। और वो जैसे ही बंदा जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसको जो है क्लीन चिट दे दी जाती है। तो कुल मिला करके इनकी जो पॉलिटिक्स करने की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि देश की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का इस्तेमाल करो और विपक्ष के सभी पार्टियों के नेताओं को तोड़ो। ठीक है, मैं दोबारा रुक रही हूँ, लेकिन इस बीच देखिए राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बाकायदा इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह से अब वो खुद ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि टुडे एक्सरसाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोर देन 2/3 ऑफ आम आदमी पार्टी एमपीज इन द राज्यसभा हैव मर्ज्ड विद द बीजेपी। वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 2/3 आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 एमपी ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स को साइन किए हैं और राज्यसभा के चेयरमैन को बाकायदा वो सौंप दिए गए हैं
और उन्होंने ये भी लिखा है कि आई अलॉन्ग विद 2 अदर एमपीज पर्सनली हैंडेड ओवर द साइन डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने खुद 3 कुल मिलाकर लोगों ने जिस रूप में अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजे हैं, जिसमें खुद राघव चड्ढा भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से राघव चड्ढा ने 7 एमपीज का जिक्र किया, उसमें कई बड़े नामों का जिक्र किया, हरभजन सिंह जैसे तमाम ये कहा जाए राज्यसभा सांसदों का भी जिक्र है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई। अगर बात की जाए, राघव चड्ढा बहुत अग्रेसिव, बहुत एक्टिव रहे हैं शिवानंद हुलियालकर जी, हमेशा से अपनी बातों को बेबाकी से बोलते रहे हैं, चाहे बात वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, मीडिया के सामने, और आज भी उन्होंने वही बेबाकी दिखाई। आखिर ये क्या वजह इस दौरान आपको नजर आ रही है? 2/3 अगर सांसद या 2/3 एक बड़ा नेतृत्व आम आदमी पार्टी का अगर छूट रहा है तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। गुड इवनिंग नैना जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, बीजेपी गुजरात वॉशिंग मशीन में इतना ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अली बाबा चालीसों पार्टी अच्छा काम किया है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार गुट क्यों तोड़ा, अजित शिवसेना उद्धव गुट क्यों तोड़ा? इतना ही दम है। ये लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग मिसयूज करना, हम लोग लॉयर चेंज करते, ये लोग जज चेंज कर रही है, आजकल जज चेंज कर रही है। तो क्या भरोसा करना है? संविधान का ये धज्जा उड़ा दिया है, इस तरह से लोगों को डराना, धमकाना। मित्तल के घर पे ईडी, अगर राघव चड्ढा इतना दम है, सब लोग रिजाइन देके दोबारा जाइए ना, इनको वॉचमैन की भी, प्यून के भी नौकरी पे नहीं रखेगा। यही परिणीति चोपड़ा अगर राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद नहीं रहता, शादी नहीं करती थी। मैं लिख के देता हूँ, मैं परिणीति को जानता हूँ, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। हाँ, अरे राघव चड्ढा क्या है? अरे कुछ भी नहीं। ये लोग बीजेपी वाले करनी और कतनी लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नाम पे दबाना, वॉशिंग मशीन में डालना, यही धंधा हुआ है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी खड़ा किया था, उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया। ये लोग अरविंद शिवानंद जी अभी तक तो सबसे प्यारे थे, राज दुलारे थे, जहां से न्यारे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई और अगर अपने मूव बैक कर लिए, स्टेप्स आउट कर लिए, तो अब वो किसी काम के नजर नहीं आ रहे। देखिए नैना जी, जो बचे हुए उनको मैं निमंत्रण नेशनल चैनल पे दे रहा हूँ, कांग्रेस में इन्विटेशन दे रहा हूँ। कांग्रेस में आप भी तो वही कर रहे हैं, फिर जो यहाँ पर जिस तरह से आप भी तो वही कर रहे हैं, जैसा कि जिस रूप में अरविंद जी की टीम ने, अरविंद जी की पार्टी ने, जो कि आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने नैना जी, गोर गरीब, दलित, पिछड़ों, गरीबों की हमारी पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट बने, कैसे परिस्थिति से वो ऊपर आए, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। अगर इतना है तो देखिए, मेरे जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने नेशनल स्पोक पर्सन बनाया, कर्नाटक स्टेट और गोवा का इंचार्ज बनाया। तो देखिए, ये आपकी बात पे बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है अरविंद जी का। वेल, मैं बता दूं, शेखर कुमार जी भी कनेक्ट हो चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? अरविंद जी देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाह रहा हूं कि हम टेलीविजन चैनल पे आते हैं तो शब्दों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। राघव चड्ढा जी सार्वजनिक जीवन में आलोचना के लिए, लेकिन उनके पत्नी पर टिप्पणी करना मुझे लगता है ये मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल एक झूठे व्यक्तित्व के आदमी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे चला रहे थे। आप अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते हैं। 2/3 लोगों के टूटने का मतलब होता है कि पार्टी आपके साथ। और सीला, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, ये क्या तरीका है डिबेट का? मैं बीच में बोला? नैना जी, मैंने किसी के बीच में बोला? मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। सफाई हो गया, लेकिन मानसी सोनी, शिवानंद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप जब बोल रहे थे तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। ये क्या तरीका है? थोड़ा भी पेशेंस नहीं, थोड़ा भी पेशेंस नहीं है आपको। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गलत है तो क्या मैं ना बोलूं? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं, फिर तो ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है ना। ठीक है, देखिए, शिवानंद जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। ये क्या तरीका है? एक पक्ष सुन लेते हैं। लेकिन अरविंद जी, देखिए, जो सारी बातें हुई वहां पर तो ये बड़े आरोप लगने लगे ना, तो बड़ी साजिश के आरोप, क्योंकि जैसे ही ईडी की कार्रवाई होती है उसके 10 दिनों के बाद में अगर एक बड़ा फेरबदल होता है, सांसद अगर वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात करते हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इसमें नाराजगी कैसे?
देखिए नैना जी, एक तो मैं कहता हूँ हर आदमी को जितना समय देना हो दीजिए, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो जरा इनसे कहिए बीच में ना बोले। जहां तक कांग्रेस की बात है, माँ बेटा दोनों भ्रष्टाचार में जमानत पर आज 15 साल हो गए बाहर हैं। ये भ्रष्टाचारी दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं है। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पर जमानत पे अरे है, लेकिन अरविंद अरविंद सिंह जी, अरे आप जिस पार्टी के लिए बोल रहे हैं आप तो उनके साथ में नाम भी साझा करते हैं अरविंद सिंह जी, लेकिन बात अगर ये भ्रष्टाचार ये सारी चीजें हैं तो उसके लिए बाकायदा तमाम व्यवस्थाएं हैं ना। जब राजनीतिक दलों की बात होती है तो जनता न्याय करती है या फिर कोर्ट एक तरह से न्याय करता है, किसी को सर्टिफिकेशन देने की बात क्या होती है? तो वही तो बात है कि बार बार इस रूप में जिस तरह से बड़े आरोप लगे उसके 10 दिनों के बाद में यहाँ पर कार्रवाई होगी। शेखर जी का भी मैं रुक करते हुए, शेखर जी आखिर क्या सोचा था, क्या हो गया जब पद से हटाए गए थे, जिम्मेदारी से हटाए गए थे? राघव चड्ढा ने तभी संकेत दे दिए थे कि भाई घायल हूं इसीलिए घातक हूं, बड़े फिल्मी अंदाज में, और वो ऐसे इस रूप से घायल होंगे, इस रूप से घातक होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, शायद पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए नैना जी, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर बोलिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही मुझे हास्यास्पद लगी। अच्छा। और वो इसलिए लगी कि अगर मैं उनकी जगह बैठा होता, मैं एक बार बताना चाहता हूँ मैं कैसे बोलता। अगर मान लीजिए मेरे पर कोई प्रेशर होता, ईडी का कोई धमकी होती, कुछ मुझे ऐसा करना होता, मैं बड़े जोश से कहता दम घुट रहा है इस पार्टी में मेरा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का ये फलाना भ्रष्टाचार, संजय सिंह का ये भ्रष्टाचार, मनीष सिसोदिया का, और नरेंद्र मोदी जी की मुझे ये फलानी नीति ने इम्प्रेस किया, मुझे इसने इम्प्रेस किया, और इस वजह से मैं जोशीला कदम उठा रहा हूं। पर वहां क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऐसा लग रहा था 3 चोर पकड़ के बिठा दिया और पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हुए। चुपचाप आप उनके शब्दों के चयन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, और उसे देखकर ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट में कमी बहुत रह गई। दूसरी बात, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज है, उन युवाओं के लिए एक मैसेज है कि जो अपना करियर छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं, और उनका परिवार भी होता है, परिवार के बहुत इनिशियल स्टेज में होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो कहां तक इस जो एक तानाशाही इस देश में चल रही है वो कहां तक झेल पाए। आज मुझे कोई अगर मेरे पर ईडी लगा दे कि आप डिबेट में जाके आप ऐसा नहीं ऐसा बोलेंगे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं भी आपको ये लग रहा है कि राघव चड्ढा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था क्या? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से दबाव में था, और इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। क्योंकि एक आपको बहुत मुख्य बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी और भाजपा गुप्ता जी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अलग अलग पार्टियां हैं। जो आम आदमी पार्टी में जितने लोग ये जुड़े हैं ये 2014 के बाद के हैं, और वो 2013-14 के बाद से भाजपा जो है तब से सत्ता के का आनंद ले रही है। ये लोग उसके खिलाफ बिल्कुल मजबूती से मृगेंद्र जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई पार्टी का जो जन्म ही इस रूप में हुआ वो भटक गई, और इसी वजह से राघव चड्ढा हो या फिर आम आदमी पार्टी के कई नेता उससे अलग हो गए। आ रही हूँ अरविंद जी, आ रही हूँ मैं, आपका भी प्रतिक्रिया लूंगी जी। शेखर जी, किसी नेता ने, इन लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के लिए जो रोल निभाया है, ये अरविंद केजरीवाल के जितने नजदीक रहे, क्या किसी ने अभी तक कोई एक आरोप बताया कि जी क्या बेईमानी चल रही थी? अरे यहाँ तो सारी एजेंसी तैयार खड़ी है, यहाँ तो जज भी तैयार खड़े हैं जी, मैं एक्यूज नहीं करूंगी। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने क्या एक भी मुद्दा उठाया कि क्यों ये कदम उठाया? सर दबाव क्या रहा? कह रहे कि स्क्रिप्टेड था, दबाव था, दबाव क्या था सर? पाठक को अगर दिक्कत हो रही थी, संदीप पाठक ने पार्टी के मंच में कब ये बात उठाई? कब कार्यकर्ताओं के बीच में बात उठाई? राघव चड्ढा ने कब उठाई? स्वाति मालीवाल ने कब उठाई? हरभजन सिंह ने कब उठाई? इनमें से राजेंद्र गुप्ता जी ने कब उठाई? विक्रम साहनी ने कब उठाई? और अशोक मित्तल ने कब उठाई? आप इनमें से किसी का एक बयान दिखा दीजिए कि पार्टी में रहते हुए इन्होंने कभी इस तरीके की बात कही हो। दिया गया था एंटी डिफेक्शन जो है वो बहुत टाइम से हो रहा है, 60-70s में बहुत ज्यादा होता था। तो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आई थी, और 2003 में उन्होंने अमेंडमेंट भी करी है इसमें,
कि भाई अगर कोई जाना चाहे तो 2/3 जो है पार्टी मेंबर है वो मर्ज कर सकते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई राघव चड्ढा को तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था मेन पद से वहां से। और बात ये भी है कि अगर देखिए राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे थे, ठीक है, वो मुद्दे जनता से संबंधित थे। वो कभी उन्होंने कब कहा कि वो बीजेपी के फेवरेट मुद्दे उठा रहे थे? तो दिक्कत कहाँ पे लोग ये लोग कहते हैं, मैंने जैसे आपको बोला था कि केजरीवाल जी एक ऑफिसर थे और वो ग्राउंड लेवल से राजनीति करके नहीं आए हैं। उनको जो ये पद मिला है ना, वो एक राजयोग के तहत मिल गया अन्ना हजारे जी के आशीर्वाद से। और वहां पर जब वो बैठ उनको लगे बहुत आसानी से मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मैं इंडिया का पीएम बन जाऊंगा। उन्होंने मेच्योरिटी नहीं दिखाई, उन्होंने दिल्ली में ढंग से काम नहीं किया। अगर दिल्ली में आगे अच्छे, भाई बीच में मत बोलिए, मैंने बहुत सुना आपको, धमकाइए मत। आप तो बीच में ही आए, आपसे सवाल ही पूछा गया था। आप नहीं आप बीच में मत बोलिए ना, जब मेरा टाइम फिर बोलना सवाल मैं आंसर दूंगा। हाँ, बीच में मत बोलो। बीच में ही आए। आप कह रहे हैं कि जज जो है बैठा है, जज भाई जज रिफ्यूज क्यों करेगा? जज ने प्रॉपर्ली इनको हियर किया है ना। हाई कोर्ट में केजरीवाल जी को हियर किया गया अच्छे से। भाई अगर केजरीवाल जी को आपत्ति होगी तो वो जो है बेंच पे भी अपनी वहां पे लगा सकते हैं अपील, या सुप्रीम कोर्ट में भी लगा लेंगे। आप कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, मृगेंद्र जी मुझे एक बात ये बताइए, अगर इतनी आपत्तियां थी राघव चड्ढा को भी, तो जब उन्हें पद से हटाया गया उसके बाद में ही उनका मोह भंग क्यों हुआ पार्टी के साथ में? क्या ये मोह सिर्फ पद के साथ में नजर आ रहा था क्या? ऐसा है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, आप समझिए, जब व्यक्ति राजनीति में होता है तो सबसे पहले अगर वो पद पे बना रहेगा कहीं ना कहीं, तभी तो वो जनता की बात सामने रख पाएगा। जब उनको लगा कि आम आदमी पार्टी है, मेरा फ्यूचर खत्म है, तो व्यक्ति अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं तो तलाश करेगा ना, जहां वो उस हिसाब से काम तो करना चाहे। क्या आप अपॉर्चुनिस्ट कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से ये पूरा एक तरह से ये कहा जाए कि जगह स्थान परिवर्तन किया गया, अपॉर्चुनिस्ट कह रहे हैं क्या? अपॉर्चुनिस्ट हम उसको बोलते हैं जो पार्टी में रहते हुए रात ही रात चेंज कर ले, आया गया आराम गया आराम, फिर वापस हो गए इधर उधर, ठीक है। जैसे जी ये अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या खत्म ही हो गया फ्यूचर। भाई कहीं तो जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। तो उनको जहाँ पे लगा कि भी अगर वो अपने जो काम करना चाहते हैं वो बीजेपी में अगर अच्छे से कर पाएंगे तो वो जा रहे हैं वहां पे, इसमें दिक्कत क्या है, जा सकते हैं। और वो एज पर जो है संविधान के हिसाब से जा रहे हैं। जिस पार्टी ने उनको यहां तक पहुंचाया और जिस राज्य ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया, पंजाब ने, जब पंजाब जो है बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रहा था, तब इन्होंने संसद में उनके लिए आवाज नहीं उठाई। आप जरा पूछिए नैना जी इनसे, अभी मैं इनका भाषण सुन रहा था। इन्हें नाम तो आपने दे दिया राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन इन्हें सीधा सीधा इनके नाम के आगे ये भी लिख दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से इनको जो है प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है उनका गुणगान करने के लिए। आपको मैं बता दूं नैना जी, इन 7 लोगों ने पंजाब के साथ धोखा किया है, और एक अच्छी सरकार जो भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनके काम को रोकने और बाधित करने का यह कुत्सित प्रयास किया गया है। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि यह घिनौना खेल जो आपने आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के साथ खेला है, इसका जवाब पंजाब की जनता बहुत जोर से देगी। देश की जनता सब देख रही है, कौन कहां से उठकर कहां पहुंचाया गया, किसके द्वारा पहुंचाया गया और उसने कैसी घटिया हरकत करी, इन सब का जवाब जनता जरूर देगी। ठीक है, मैं दोबारा रुक रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाती चलूं। राघव चड्ढा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, राघव चड्ढा के साथ में पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद हैं और बीजेपी मुख्यालय आम आदमी पार्टी के सांसद पहुंच चुके हैं। और ये एक बड़ी तस्वीर है, ये शायद राजनीति का असली स्वरूप है, जो कभी प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, जहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, एक दूसरे की नीतियों पर और एक दूसरे के विचारों पर असहमति जताया करते थे, लेकिन आज वो एक साथ नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा अब
बीजेपी के हो चुके हैं। राघव चड्ढा की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। देखिए, राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ में, और उसके बाद में सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो पहुंच चुके हैं अब बीजेपी दफ्तर। बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक हो या फिर अशोक मित्तल, उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद की अब तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी ये तीनों ही सांसद पहुंच चुके हैं फिलहाल बीजेपी दफ्तर। हालांकि ये देखने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ 3 ही पहुंचे हैं या फिर उनके अलावा वो अन्य 7 सांसदों का भी जो जिक्र कर रहे थे वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विजुअल देखते हैं, विजुअल्स दिखाते जाते हैं, जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो भी हम लगातार यहाँ पर दिखाते चले जाते हैं। राम गुप्ता जी जो बात पूरी कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद जी, मैं केवल इतना ही नैना जी जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार और तानाशाही है, कल पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी घोषित कर दे कि केजरीवाल का इस पार्टी से लेना देना नहीं है और हम अलग खड़े हैं, तो आप बहुत आश्चर्य मत करिएगा। पार्टी चलती है लोकतांत्रिक तरीके से, पार्टी चलती है सबको साथ लेकर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है और भ्रष्टाचार में कंठ तक डूब गए हैं। अन्ना ने कहा था कि ये आया था आंदोलन करने और भ्रष्ट हो गया। भारत के राजनीति में अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी आपको खोजने से नहीं मिलेगा। और आप देखिएगा, आपके चैनल पर मैं कह के जा रहा हूं कि कल भगवंत मान खड़ा होकर घोषणा करे कि हमारी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन राम गुप्ता जी यही तो कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत वो उलझे रहे। दिल्ली में सरकार आखिर चला कौन रहा था, काम कब करते, वो इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहे। राम गुप्ता जी बड़ी बात कह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी में शायद अरविंद केजरीवाल भी ना हो। अरविंद जी बड़ी बात कह रहे हैं। नैना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इन्हीं के जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो विश्लेषक हैं, उनसे उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद उन्हें तोड़ लिया गया और वो बेदाग हो गए। मैं लिख के देता हूँ, अब ईडी कभी नहीं जाएगी अशोक मित्तल जी के यहाँ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोगों ने देश की संस्थाओं को, जो एजेंसियां हैं, उनको अपनी कठपुतली बनाया हुआ है, सिर्फ डर दिखाने के लिए, उन्हें जेल भेजने के लिए, पूरे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का और ये ऑपरेशन लोटस चलाए जाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको आज सरेआम इन 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को नंगा किया है। मैं फिर ठीक है। देखिए अभी इस दौरान मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का वक्त तो एक अलग बहुत उधर चला जाता है, लेकिन जी शेखर जी भी कुछ कह रहे हैं। शेखर जी आप जो भी बात कहें, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, क्या राघव चड्ढा अपनी नाराजगी के संकेत पहले से देते रहे हैं? आ रही हूँ शिवानंद जी, आ रही हूँ। क्या वो संकेत लगातार देते रहे हैं और उस संकेतों को शायद पार्टी नहीं समझ पाई, ऐसा था क्या? नहीं, राघव चड्ढा की तरफ से सिर्फ डर के संकेत लगातार आते रहे कि राघव चड्ढा डरे हुए, नाराजगी वाली उनको पार्टी ने जितना दिया उतना तो शायद ही किसी को मिला हो, तो नाराज किस बात पे वो होंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे शराब घोटाले वाला जो एक खेल बनाया गया, उसमें एक बात क्लियर हो गई कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह एक सामान्य व्यक्ति से कितने ऊपर है कि जो जेल जाकर भी वो बीजेपी के शिकंजे में नहीं आए। और आज देश के युवाओं को भाजपा ने संदेश दिया है कि जब तक हम सत्ता में हैं, तुम्हारी कुछ भी विचार और सर मैं यहाँ पे रोकना चाह रही हूँ। देखिए नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर, फूल का बुके देकर एक तरह से वेलकम किया है राघव चड्ढा का, और उसके साथ में अपने जो तमाम साथी हैं वो भी अब इसके साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है, संदीप पाठक, अशोक मित्तल भी इस दौरान मौजूद हैं। ये वही 3 चेहरे जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे और उसके बाद में सीधे पहुंचे हैं अब बीजेपी दफ्तर। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर और इसके साथ में ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं, ऐसा लगता है कि जो पूरी पटकथा लिखी जा रही थी, दरअसल उस पटकथा के मुख्य रचयिता यही थे। शेखर जी, आप इन तस्वीरों को के क्या संकेत हैं, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? क्योंकि राजनीति में हालांकि कभी भी कुछ भी स्थायित्व नहीं रहता, लेकिन मुंह मीठा करवाया जा रहा है
और फूल दिए जा रखे हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं सर? खा रही है कि कुछ युवा जो एक क्रांति के साथ थे, आज भाजपा की एजेंसियों के सहारे वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं और वापस वो वही पहुंच गए जिस व्यवस्था के खिलाफ वो इतने सालों से लड़ रहे थे। आज पूरे देश के लिए संदेश है और 2029 में अगर सरकार बदली तो ये शायद पुष्प गुच्छ देने वाले ये दूसरी पार्टी में न चले जाए और इन पिछले 15 सालों को देश के लिए सबसे विनाशकारी बता दे। तो ये जो आज एजेंसीज के दुरुपयोग की जो पराकाष्ठा हो गई है, और क्या यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएंगे अशोक मित्तल ईमानदार है या नहीं है? क्या कहना भाजपा प्रवक्ता का उस पर? और अगर वो ईमानदार है तो उन पर ईडी की रेड क्यों पड़ी 4 दिन पहले? ठीक है, और अगर वो नहीं है, मैं उनसे प्रतिक्रिया लेती रहूं, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को समझाती जाऊं। ये तस्वीरें देखिए कितनी महत्वपूर्ण मायने रखती हैं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक वही बात है जो राजनीति में कुछ भी ये कहा जाए स्थायित्व नहीं रहता, धुर प्रतिद्वंदी जो एक तरह से रखे हैं, अब वो आज एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। वैचारिक मतभेद सारी चीजों को भुलाकर अब पार्टी के अब पहले आम आदमी पार्टी के कुछ घंटों पहले तक हुआ करते थे राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, और अब वो सीधे आ चुके हैं खासतौर से बीजेपी के साथ में, नितिन नवीन के साथ में। नितिन नवीन जो हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने एक तरह से निभाई, खासतौर से कमान संभाली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, और उसके बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और अब राज्यसभा सांसद तो वो खुद भी बन ही गए हैं। लेकिन इस बीच जब यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनको अब देखा जा रहा है किस तरह से क्या पंजाब में भी आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव नजर आएगा। पंजाब में जब चुनाव होंगे तो वहाँ पे समीकरण क्या होगा, क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें पंजाब भी शामिल है आगामी वक्त में। आगामी वक्त के चुनाव के पहले ये तमाम घटनाक्रम, दरअसल ये परसेप्शन की लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये परसेप्शन की लड़ाई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आती है। शिवानंद हुलियालकर जी। नैना जी देखिए, ये तीन लोगों को इन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रवेश दिया। राघव चड्ढा ही ज्यादा खुश लग रहे, लेकिन बाकी दोनों को सीबीआई और ईडी के टेंशन में बेचारे वो लोग ऐसे ही उसको जबरदस्ती लेके गए, जैसे कोर्ट में लेके जाते वैसे तीनों आ गए। लेकिन उधर तीनों ने मिठाई खाया, लेकिन नितिन नवीन ने मिठाई नहीं खाया। देखिए ना, मुंह मीठा नहीं किया। वो उनको दर्द पता है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का। आप देखिए उनको खिला रहे लेकिन खुद नहीं खा रहे। इसका मतलब बीजेपी का करनी और कतनी। मुंह मीठा करके स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में। देखिए वही ना, सीबीआई ईडी अभी टेंशन मत ले लो, मैं हूँ, आप निश्चित रहिए, आराम से रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप मित्तल जी हो, पाठक जी हो या राघव चड्ढा जी, देखो मैं शुभकामना देता हूँ। देखिए ज्यादा इसमें पढ़ने का नहीं, जो करनी और कतनी अलग है। बीजेपी गुजरात वॉशिंग मशीन में तीनों सफाई हो गया। अजीत पवार जी को सफाई किया, नारायण राणे जी को, अशोक चौहान जी को, उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी को। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अली बाबा चालीचौर पार्टी लेकिन अच्छा काम शिवानंद करते जी, तो नाराजगी की वजह क्या है? क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन या पार्टी परिवर्तन, दल बदल वाली जो नीति है वो पहली बार तो नहीं हो रही। महाराष्ट्र में कई बड़े उदाहरण इस तरह से हैं, पूरे भारत में कई बड़े उदाहरण इस तरह से हैं। नैना जी देखिए, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, अमित शाह बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इनका ही काम। एक भी महिला सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की मेन चीफ बनाया क्या? नहीं बनाया। लोकसभा स्पीकर महिला बनाया क्या? नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट बने, मीरा कुमार जी लोकसभा स्पीकर बने। महिला विधेयक लाने का ये लोग गुमराह कर रहे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। सेंट्रल में मोदी सरकार, स्टेट में देवेंद्र फडणवीस, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे हैं, किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पूछिए ये बीजेपी नेताओं को, और जो उनका ही एक दलाल बैठे उनको पूछिए। मैं 100% बोलता हूँ, आप लोग करनी और कतनी आने वाले दिन में युवा युवती को रोजगार नहीं, बेकारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई लेना देना नहीं है।
किसान आज भी सुधार कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हो। ठीक है। देखिए ये तो यही सारी बातें हैं, आप इन बातों को रिपीट करते रह जाते हैं शिवानंद जी। और बीजेपी देखिए किस तरह से बड़ा बदलाव कर देती है। खेला हो रहा था पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त में, लेकिन हो चुका है पंजाब में, और ये बड़ी तस्वीरें हैं और ये मुंह मीठा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन मुंह कड़वा जरूर कहीं ना कहीं हो रहा था। मृगेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया इन तस्वीरों के साथ में, क्या कुछ और बदलने वाला है इन तस्वीरों के साथ में? चड्डा का जो आखिरी स्टेटमेंट था वो ये था कि भी मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था, तो फिर आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम क्यों हुई, मुझे क्यों हटाया गया? उनकी ये स्टेटमेंट थी। अरविंद केजरीवाल जी को क्लियर रहता हमेशा कि उनकी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति जनता के मुद्दे ज्यादा उठाना शुरू कर देना या जनता के लिए ज्यादा बात करना शुरू कर, उनको डर लग जाता है कि कहीं ये मेन लीडर ना बन जाए। लेकिन राजनीति में कोई आता ही जनता की सेवा के लिए है। अगर चुनाव लड़े जाते हैं वो ही जनता के मुद्दों के लिए लड़े जाते हैं कि जो नैरेटिव मैंने सेट कर रखा है ना, सिर्फ वही बोलो। अगर आप उसके दाएं बाएं गए ना तो उनको डर लग जाता है कि ये कहीं मेन लीडर ना बन जाए। उनके मुद्दों को क्यों नहीं सुनते? पूछिए जरा, पूछिए सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं। उनके मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं ध्यान देते? अमित शाह क्यों नहीं ध्यान देते? जरा पूछिए इनसे जरा पूछिए। आप बताइए, इसी देश में पिछले 10 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के उपराष्ट्रपति जी का सरेआम जो है उनको इंसल्ट करके उनको बाहर करने का काम किया गया, और वो काम करने वाली पार्टी का नाम है और उस सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप जब इतिहास किसी का गाते हैं तो अपना इतिहास झांकिए। जिनका इतिहास आप गा रहे हैं, अरे भट्ट साहब सुन तो लीजिए, भट्ट साहब सुन लीजिए, भट्ट साहब सुनिए, भट्ट साहब सुनिए। आप जिस भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गा रहे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ताजा ताजा बता रहा हूँ। हमारे देश में जिन सांसदों को, आम आदमी पार्टी के जिन सांसदों को आपने अपने साथ जोड़ा है उनकी उपलब्धि होगी। ठीक है। देखिए इस बीच मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, दरअसल अब जो तमाम परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस पूरी ये जो पूरा बदलाव है आम आदमी पार्टी में, इसकी पूरी स्क्रिप्ट दरअसल लिखने वाले राघव चड्डा ही है क्या? और कई ऐसी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि राघव चड्डा का भरपूर साथ दिया है स्वाति मालीवाल ने, क्योंकि वो भी उतनी ही घायल रही हैं आम आदमी पार्टी से जिस तरह से एक तरह से रहे हैं राघव चड्डा। शेखर जी, आप मेरी इस बात से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये दोनों घायल बड़े घातक बन गए पार्टी के लिए, यही बात उनकी तरफ से कही गई थी। पहली बात, आज एक बात तो तय हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को राज्यसभा भेजा वो सारे के सारे बड़े योग्य आदमी थे। अरविंद सिंह जी मेरी इस बात से सहमत है या नहीं? अरविंद जी, आप सहमत है ना कि अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा के लिए उसका चयन बड़ा अच्छा था लोगों का, और इसीलिए अरविंद सिंह जी की पार्टी ने बिल्कुल आड़े हाथों उनको ले लिया। अब सुनिए, जिस बात को मृगेंद्र चौधरी जी कह रहे थे, आज कोई व्यक्ति अगर पंजाब से राज्यसभा गया हुआ है, वहां जहां जहां उनकी सरकार है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर या वहां के गवर्नर के थ्रू काम को बाधित किया जा रहा है, राष्ट्रीय नेताओं को फर्जी केसों में जेल भेजा जा रहा है, वो आदमी उस पर बात नहीं उठाएगा। वो कहेगा जी नहीं, मृगेंद्र चौधरी जी के घर के बगल में वहां आम नहीं बिक रहे, मैं तो इस मुद्दे को उठाऊंगा, वो भी भारत माता के सपूत है। ये देखे, हर पार्टी ये देखती है जिन लोगों को उसका एक बंधावा समय होता है, तो उस समय का क्या उपयोग हो रहा है ये पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब वहां उनका भेजा गया नुमाइंदा उस समय को जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी जगह कम महत्वपूर्ण मुद्दों को अगर उठाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10 लोग हैं तो बहुत लिमिटेड समय मिलता है आम आदमी पार्टी को। और मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा के पास तो उसकी तुलना में कितने ज्यादा सदस्य हैं, तो भाजपा के नेता कितनी आवाज उठा लेते हैं जनहित के मुद्दों पर, वो तो नहीं उठा रहे। तो यानी आप आम आदमी पार्टी के योग्य लोगों को नहीं, इसलिए ले रहे हैं शेखर जी दावा ये किया जा रहा है, अब कई अलग अलग राजनीतिक पंडित ये बात भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तमाम परिस्थितियां, राघव चड्डा का नाराज हुए, पद से हटाए जाने के बाद से 22 दिन का ये वक्त था और इस 22 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो गया।
क्या ऐसे ही कुछ है? नाराज होने शिवानंद जी भी का कुछ उनके पास दिखा मुद्दा रहे हैं। क्या है? शिवानंद जी क्या ये शायद आप राज्यसभा की ही सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या बताना क्या चाह रहे हैं, बताइए जरा। इसमें अमित शाह जी लड़कियों का ये करते थे और नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट इनका ही आम आदमी पार्टी का मिश्रा जी को इन्होंने धमकी दे के सीबीआई ईडी के दबाव डाल के बीजेपी में लेके अभी मंत्री बना दिया। ये देखिए ना, मानसी सोनी, आनंदी पटेल, ये सब आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बीजेपी नेता का और मिस फैक्ट्स पे नहीं शिवानंद जी, मिस फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, मिस फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। फैक्ट्स की जो खासतौर से कोर्ट की बात है यहाँ पे। जी मृगेंद्र जी, फिर मैं शेखर जी का रुख करिए। मृगेंद्र जी जी इनका मैं आंसर करना चाहूंगा ईडी सीबीआई का। भाई अगर आपके नेता पैसा खाते हैं तभी तो उनको सीबीआई और ईडी का डर होता है। आपकी पार्टी में रहते हुए पैसा खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि वो करप्ट है। जो आदमी करप्ट नहीं है उसको किसका डर है? किसका डर होना नहीं चाहिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे नेता करप्ट है और करप्ट नेताओं को बीजेपी ले जाएगी और जो अच्छे हमारे पास रह गए हैं तो आप कर क्या रहे हो? आपकी पार्टी में लोग पैसे खा रहे हैं, आपको अगर नोटिस दिया ना तो आपका चड्डी पीला हो जाएगा भाई। अरे शिवानंद जी प्लीज देखिए, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। नेशनल टेलीविजन पर है, प्लीज शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। लेकिन अच्छा मुझे एक बात जल्दी से यहाँ पर राम गुप्ता जी एक बात बताइएगा, फिर मैं शेखर जी से भी इसी का जवाब लेना चाह रही हूँ। ये जो बड़ी नाराजगी थी, 7 सांसदों की अगर फहरिस्त तैयार की गई, सबका मान मनव्वल किया गया, अगर राघव चड्ढा ही थे जिन्होंने सबको मनाया और ये तय किया कि भाई अब पार्टी का साथ छोड़ना है, बीजेपी में जाना है, तो ये सब आम आदमी पार्टी की नाक के नीचे होता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी को नाराजगी समझने की जरूरत महसूस नहीं हुई। राम गुप्ता जी ऑडियो अनम्यूट करें। जी नैना जी, अभी पूरा देश ये जान चुका है, अभी ज्यादा जुम्मे हफ्ते भर भी नहीं हुए, ईडी का छापा लास्ट किसने पंजाब में किसके यहाँ पर डाला है? मुझे नाम आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ, जरा याद दिलाइए इन पैनल में जो पैनलिस्ट बैठे हैं और आपके दर्शकों को। मैं नाम याद दिला देता हूँ, अशोक मित्तल नाम है। अशोक मित्तल जी को प्रमोट किया गया। क्यों प्रमोट किया गया? राघव चड्ढा को हटाया गया, प्रमोट अशोक मित्तल साहब को उपनेता बनाया गया राज्यसभा का। और जब राज्यसभा के उपनेता बनते हैं, जैसे ही राज्यसभा के उपनेता बनते हैं, उनके यहाँ पर ईडी सीबीआई का छापा मार दिया जाता है। और ईडी सीबीआई दरअसल वो छापा मारने नहीं गई थी, वो दरअसल मोदी जी का और अमित शाह का लेटर लेकर गई थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं केवल कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। डर गए। मैं ठीक है, मैं आ रही हूँ दोबारा। लेकिन राम गुप्ता जी, नाराजगी तो कई और सांसदों की भी थी ना, नाराजगी तो कई और सांसदों की भी थी। मैं आ रही हूँ, शेखर जी का भी रुक कर रही हूँ, अन्य गेस्ट का भी, लेकिन जल्दी से फिलहाल बीजेपी दफ्तर का रुक कर लेती हूँ। वहां पर बड़ी हैपनिंग नजर आ रही है। मेरी सहयोगी ऋतु सिंह सीधे बीजेपी मुख्यालय से कनेक्ट हो रही है मेरे साथ में। ऋतु जरा बताइए, वहां पर अब राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं और वो तमाम कई और भी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हलचल है? बिल्कुल नैना, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा भी है राघव चड्ढा को लेकर के, अभी ये जानकारी मिल रही है कि वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो दिलचस्प कड़ी वो ये है कि अभी बीजेपी ज्वाइन करने के साथ साथ अगला कदम उनका क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे अगर आप देखेंगे पंजाब की सियासत दिल्ली की सियासत से ये पूरा कनेक्ट करता माजरा है। अब निश्चित रूप में 22 दिनों के भीतर ऐसा क्या खेल हुआ जिसकी वजह से एक साथ 7 सांसद जो है वो तोड़ते हैं, पार्टी का रुख छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का एक तरह से पूरा जो रुख है वो अख्तियार करते हैं। आप स्वाति मालीवाल को दीजिए और बाकी जो अन्य 5 और सांसद है उनको देखिए, एक तरफ राघव चड्ढा को देखिए, साथ कुल जो संख्या सामने आती है अपने आप में बहुत दिलचस्प कड़ी खोलती हुई नजर आती है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स इसके बाद होनी शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका इसके जरिए लगना। ऋतु, क्या वहां पर और भी क्या राघव चड्ढा या अशोक मित्तल, संदीप पाठक के अलावा और भी आम आदमी पार्टी के कोई नेता नजर आ रहे हैं? कि मैं चाहूंगी अगर तस्वीर दिखा पाएं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तो यहाँ पर नजर आ ही रहा है बीजेपी मुख्यालय पे। क्या कोई और भी जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि कुछ और भी नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं?
नैना, अभी स्पष्ट रूप में ये राघव चड्ढा को लेकर इन्फॉर्मेशन है कि वो अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। उनके साथ 2 और सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने का डिसीजन लिया है वो भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो अभी अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। इसके बाद ये रुख साफ होगा कि क्या इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी और क्या ज्वाइन भी आज ही पार्टी को कर लिया जाएगा, क्या वो ऑफिशियल तौर पर शामिल भी बीजेपी में आज ही करा लिया जाएगा। तस्वीर में इस वक्त दिखाना चाहूंगी, गहमा गहमी यहाँ पर नजर आ रही है, मीडिया कर्मी तमाम मौजूद है। और इस वक्त जो बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो नेशनल बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त जमावड़ा इस कदर लगा हुआ है, इस बड़ी हलचल पर नजर सभी की टिकी हुई है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको याद होगा राघव चड्ढा जिन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदे पोस्ट करते हुए एक बात का जिक्र किया था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, और आम आदमी पार्टी में कहा गया कि राइट पर्सन इज इन द रॉन्ग पार्टी, यानी कि एक सही व्यक्ति गलत पार्टी में है और शायद सिद्धांतों से आम आदमी पार्टी अभी भटक गई है। यही वजह है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और अपने रुख को क्लियर करते हुए वो सीधे तौर पर इस पक्ष को रखते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी 15 साल पहले वो कुछ और तस्वीर थी और अभी कुछ और दिखाया। ठीक है, देखिए, लेकिन अब यहाँ पर अब मिठाइयाँ खिला दी गई हैं, बुके एक दूसरे से एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं एक तरह से राघव चड्ढा, क्योंकि ये मुलाकातें बस यूं ही तो नहीं होती। शेखर कुमार जी का मैं रुख करते हुए, शेखर जी अब मुझे बताइए, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का एक बड़ा खतरा है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक तरह से मूवमेंट है चेंजेस का? आगामी अगले साल में बेसिकली पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले ये पूरा बदलाव क्या कहता है सर? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इन सभी लोगों का अस्तित्व बनाने वाले अरविंद केजरीवाल है। लेकिन ये इस देश के उन हर युवा के लिए जो राजनीतिक सोच रखता है, राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहता है और भाजपा के विरोध में राजनीति करता है, उसके लिए संदेश है कि आपका यही हश्र होगा कि आपको वहां जाकर भाजपा में ही। शेखर जी, क्या ये आत्ममंथन का वक्त है क्या? क्योंकि किसी कार्यकर्ता का या किसी सांसद या विधायक का नहीं, राज्यसभा सदस्य और 1 या 2 नहीं, अगर बड़ी संख्या में अगर लोग मूव करते हैं तो ये आत्ममंथन का वक्त नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूँ, आपका ही सवाल था कि क्या इन नेताओं की नाराजगी पार्टी तक पहुंची या नहीं। मैं उस पे मेरा एक काउंटर सवाल ये है कि नाराजगी का इनके पास क्या इश्यू था? इनको सब कुछ मिला है पार्टी में, सर्वोच्च जो पार्टी दे सकती थी वो दे रही थी, इनको हर जगह फ्री हैंड मिला हुआ था। मसला ये है कि अशोक मित्तल के जब छापा पड़ता है तो उसके बाद वो कैसे शामिल हो जाते हैं। ये वही भाजपा है जो हेमंत बिश्व शर्मा को गाली देती रही, आज उनको वो असम का सीएम बना दिया, जो शुभेंदु अधिकारी को गाली देती रही, वो भ्रष्ट बताती रही, आज वो उनके पार्टी के अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के। तो देखिए, भाजपा को, और ये मृगेंद्र चौधरी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया, इन्होंने पूरा भाजपा का आज राजफाश कर दिया कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी, तभी तो सीबीआई और ईडी लगी। लेकिन एक और ये बात हो जाती है ना, अशोक मित्तल हो या संदीप पाठक, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बीजेपी में आके क्या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मैं आप लोग प्लीज बने रहिए मेरे साथ में, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्दी हाजिर होंगे। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी दफ्तर तक बड़ी हलचल है, क्योंकि एक बड़ा धड़ा आम आदमी पार्टी का अब बीजेपी में शामिल हो चुका है, राघव चड्ढा भी उसमें शामिल है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।